Chapter 7, Clubbing Provision. Clubbing. What do you mean by clubbing? Club. C-L-U-B. Club. Club से clubbing. Clubbing means clubbing of income. अच्छा, clubbing of income. Clubbing of income. What do you mean by clubbing of income? एक इनकम कर रहा है दूसरे पर्सन के ऊपर, दूसरे पर्सन का जो इनकम है उसके साथ जोड़कर टैक्स कलेक्शन किया जाता है, तो इसी को कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम. When the income of one person is added to the income of another, when the income of one person is added to the income of another, and then tax is collected from another person, this is called clubbing of income. ठीक है. कौन सा सिचुएशन में ये क्लबिंग ऑफ इनकम एप्लीकेबल है? तो इनकम रिसीव कर रहा है एक पर्सन रिसीव कर रहा है और टैक्स दे रहा है दूसरा पर्सन. ठीक है. सपोज एक्स इनकम ले रहा है, इनकम रिसीव कर रहा है, वाई को टैक्स देना पड़ रहा है उसके ऊपर जितना पैसा एक्स को मिल रहा है. तो एक्स को टैक्स देना पड़ रहा है जो इनकम एक्स को मिला है, इसे कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम. इनकम जोड़ देना, इनकम जोड़ना. ठीक है. कौन सा सिचुएशन में, इन व्हिच सिचुएशन इट इज डन, in which situation. देख लो यहाँ पर 5 सिचुएशन है. देयर आर 5 सिचुएशन. देयर आर नहीं 5 नहीं 6 और एक है. देयर आर 6 सिचुएशन. अंडर this situation you have to add the income of one person, the income of other. You have to add the income of one person into the income of other. कौन सा सिचुएशन में एक का इनकम दूसरे हैंड पर टैक्सेबल होगा, दूसरों को टैक्स देना पड़ेगा. अच्छा देखो फर्स्ट सिचुएशन क्या है. फर्स्ट सिचुएशन ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट. इसमें क्या हो रहा है, तुम इनकम ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो. अगर तुम एसेट ट्रांसफर ना करके इनकम ट्रांसफर करते हो एसेट ट्रांसफर किए बिना, उस केस में जिसने वो इनकम ट्रांसफर की है उसके हैंड पर वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसके हैंड पर वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगा. तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझ लो. यहाँ पर मिस्टर रॉसन owns 10,000 12% डिवेंचर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड. बुद्धदेव हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम. एक के इनकम दूसरे के इनकम के साथ जोड़ देना. और कौन सी सिचुएशन है जिस सिचुएशन पर तुम ये इनकम जोड़ोगे दूसरे के इनकम के साथ.
जो फर्स्ट सिचुएशन है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। इनकम ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, ऐसा सिचुएशन है। तो जो ट्रांसफर किए है इनकम उसी के हैंड पर टैक्सेबल होगा वो इनकम। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, मिस्टर रोशन ओन्स 10,000 12% डिवेंचर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड। तो रोशन इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, कौन सी कौन सा कंपनी में देखो, गैलेक्सी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है। कितना इन्वेस्ट किया है, 10,000 डिवेंचर 100 करके। कितना इन्वेस्ट किए है, रोशन इन्वेस्ट किए है 10 lakh। रोशन हैज इन्वेस्टेड इन द गैलेक्सी लिमिटेड 10 लाख रुपीज। जो उसके बाद देखो, ये ट्रांसफर्ड इंटरेस्ट इनकम टू हिज फ्रेंड। उसने क्या किया है, उसने इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर किया है। किसको, उसका जो फ्रेंड है उसको। वो फ्रेंड कौन है, मिस्टर खान है। तो रोशन ने क्या किया है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर किए है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम, डिवेंचर ट्रांसफर नहीं किए। डिवेंचर से जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, वही ट्रांसफर किए है विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर नहीं ट्रांसफर किए, सिर्फ इंटरेस्ट। बोल रहा है कि ठीक है मिस्टर खान, तू इंटरेस्ट ले ले, तेरा पैसों की ज़रूरत है तो इंटरेस्ट ले ले इस डिवेंचर से। जो जो हर साल जो इंटरेस्ट आएगा वो तू ले लेगा, तो तेरा बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में एसेट ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है लेकिन इनकम ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो कितना इंटरेस्ट बनेगा, 10 लाख का डिवेंचर है, 10 लाख का इंटरेस्ट, 10 लाख का डिवेंचर है, 12% करके इंटरेस्ट होगा 1,20,000। ये जो 1,20,000 इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट किसे मिल रहा है, मिस्टर खान को मिल रहा है। तो इसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा, इसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा, टैक्स भरेगा मिस्टर रोशन। मिस्टर रोशन को टैक्स देना पड़ेगा 1,20,000 के ऊपर, इवन दो मिस्टर खान इज रिसीविंग द इंटरेस्ट। मिस्टर खान इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, फिर भी टैक्स देना पड़ेगा उस इंटरेस्ट के ऊपर मिस्टर खान को, क्योंकि मिस्टर मिस्टर रोशन को देना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर रोशन ने जस्ट इनकम ट्रांसफ़र किए है, एसेट ट्रांसफ़र नहीं किए। ठीक है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम आ रहा है, तो उसी को ही देना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। उसके बाद आ जाओ रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट के केस में, अच्छा यहाँ पे दो कंसेप्ट है, ट्रांसफेरर, ट्रांसफरी, फरी। Who is transferer? The person who transfers anything is called transferer. Who is transferee? The person to whom it is transferred is called transferee. Transfer who transfers anything is transferer, transferer, transferee who to whom it is transferred, जिसे इसे जिसे वो एसेट ट्रांसफर किया जाता है वही है ट्रांसफरी। तो रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट के केस में, अच्छा पहले तो समझ लो रिवोकेबल ट्रांसफर होता क्या है। व्हाट इज रिवोकेबल ट्रांसफर, रिवोकेबल ट्रांसफर एक से वाई है,
एक्स ने वाई को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है और ये कंडीशन डाला गया है कि मैं जब भी चाहूँ वो प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। मैं जब भी चाहूँ वो प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। ठीक है। एक्स ने वाई को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, ये एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है और कौन सा कंडीशन में? कंडीशन है कि मैं जब भी चाहूँ वो प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूँ। ठीक है। तो इस टाइप के ट्रांसफ़र को तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो। रिवोकेबल ट्रांसफ़र। This type of transfer is called revocable transfer. Understood the point? और यहाँ पे x कौन है? x है ट्रांसफेरर, y कौन है? ट्रांसफरी। तो रिवोकेबल ट्रांसफर में जो ट्रांसफर किए हैं मतलब ट्रांसफरर, वो जब चाहे वो वापस ले सकता है, रिटर्न ले सकता है। अगर कंडीशन ये डाला गया है तो उस टाइप को ट्रांसफ़र को दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफ़र। अंडरस्टूड रिवोकेबल ट्रांसफ़र क्या है? तो रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट के केस में अगर उस रिवोकेबल अगर उस एसेट से जो एसेट ट्रांसफ़र किया गया है उस एसेट से अगर कुछ इनकम होता है तो टैक्स कौन भरेगा? बोलो। अगर इस एसेट से अगर पैसा मिलता है इसको, एक्स ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया है, कंडीशन क्या है कि मैं जब भी चाहूँ वो प्रॉपर्टी में ले सकता हूँ। ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी से अगर कुछ भी इनकम होता है तो उसे तो मिलेगा किसको? वो इनकम तो मिलेगा वाई को, इनकम तो वाई को मिलेगा, लेकिन टैक्स भरना पड़ेगा किसको? टैक्स भरना पड़ेगा एक्स को। उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगा वो तो वाई को मिलेगा क्योंकि ट्रांसफ़र किए है, इसीलिए उसके पास अब प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, इसीलिए वो इनकम लेगा, वो इनकम रिसीव करेगा। लेकिन टैक्स कौन भरेगा? बोलो। टैक्स भरेगा वो इज लाइबल टू पे टैक्स। मिस्टर एक्स इज लाइबल टू पे टैक्स क्योंकि ये जो एसेट ट्रांसफ़र किया गया है ये रिवोकेबल ट्रांसफ़र है, ये रिवोकेबल ट्रांसफ़र। तो वी कैन से who is the original owner? X is the, we can say who is the original owner? We can say X is the original owner क्योंकि वो जब भी चाहे वो प्रॉपर्टी ले सकता है ना, इसीलिए उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगा उसी को टैक्स भरना पड़ेगा। सो इन दिस केस ट्रांसफरर इज लाइबल टू पे टैक्स। अच्छा एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में से समझ में आएगा अच्छे से। मिस्टर बिजॉय ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज मदर। ठीक है। उसने माँ को एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। हाउएवर ही हैज राइट, उसके पास राइट है। क्या राइट है? टू रिवोक द ट्रांसफर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज मदर। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज मदर वो जब भी चाहे रिवोक कर सकता है। ही हैज राइट टू रिवोक, उसके पास राइट है वो ट्रांसफर
कैंसिल करने के लिए, मतलब वो प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, ठीक है। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हो रहा है उसके ऊपर किसे टैक्स भरना पड़ेगा? मिस्टर बिजॉय को। टैक्स भरेगा कौन? मिस्टर बिजॉय, क्योंकि ये ट्रांसफर क्या है? रिवोकेबल ट्रांसफर है, ठीक है ना। अंडरस्टूड द पॉइंट। देन नेक्स्ट, रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर पाउस को कुछ रेमुनरेशन मिलता है तो उस केस में, अगर पाउस को कुछ रेमुनरेशन मिलता है उस केस में टैक्स कौन भरेगा? टैक्स भरेगा इंडिविजुअल। अगर पाउस को, अच्छा पाउस, पाउस कौन होता है? हु इज पाउस? इन केस ऑफ वाइफ, हस्बैंड इज पाउस। इन केस ऑफ वाइफ, husband is spouse. In case of husband, wife is spouse, ठीक है। तो अगर पाउस को कुछ मिलता है रेमुनरेशन, कुछ रेमुनरेशन मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है, तो उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? टैक्स भरेगा इंडिविजुअल। अच्छा, कौन सा सिचुएशन में ऐसा होगा? कौन सा सिचुएशन में पाउस को जो रेमुनरेशन मिल रहा है उसके ऊपर इंडिविजुअल को टैक्स भरना पड़ेगा? कब ऐसा होता है? देखो, कब ऐसा होता है? अगर इंडिविजुअल के पास, अगर इंडिविजुअल के पास क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर इंडिविजुअल के पास कौन सा इंटरेस्ट है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर इंडिविजुअल के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, किसी इंडिविजुअल के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट समझने के लिए इसे दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट इज, कंपनी के केस में तुम्हें देखना होगा, आदर्श के केस में देखना होगा। कंपनी के केस में देखना होगा कि कंपनी में तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं, मतलब इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं। देखने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? चेक करना होगा कि तुम्हारा जो शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर है, क्या वो मोर देन 20% है? मोर देन 20% ऑफ इक्विटी शेयर है। आदर्श के केस में देखना होगा, क्या तुम मोर देन 20% होल्ड करते हो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मोर देन, मोर देन 20%, 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंपनी के केस में
कब माना जाएगा कि तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? कंपनी के केस में माना जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तुम्हें, तुम्हारा कंपनी में तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में अगर तुम मोर देन 20% शेयर, इक्विटी शेयर होल्ड करते हो। ठीक है, मोर देन 20% इक्विटी शेयर होल्ड करते हो। अदर्स के केस में सपोज फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसके केस में, इन अदर्स के केस में तुम्हें देखना होगा क्या तुम मोर देन 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होल्ड करते हो क्या। अगर तुम मोर देन 20% प्रॉफिट शेयरिंग होल्ड करते हो या फिर मोर देन 20% इक्विटी शेयर होल्ड करते हो तो ये माना जाएगा कि तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस बिजनेस में, उस बिजनेस में। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो हम लोग कौन कौन सा पॉइंट समझ रहे थे, कौन सा पॉइंट समझ रहे थे? रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर स्पाउस को कुछ रेमुनरेशन मिलता है तो वो रेमुनरेशन इंडिविजुअल के हैंड में टैक्सेबल होगा। दैट मीन्स इंडिविजुअल हैज टू पे ऑन दैट रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस। तो कौन सा सिचुएशन में इंडिविजुअल के हैंड पर वो अमाउंट टैक्सेबल होगा, वो रेमुनरेशन टैक्सेबल होगा, वही समझ रहे हैं। तो उसे समझने के लिए तुम्हें क्या समझना होगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, कौन सा सिचुएशन में वो हाउस को जो रेमुनरेशन मिल रहा है इंडिविजुअल के हैंड पर टैक्सेबल होगा। अगर वो इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस बिजनेस में, कंपनी के केस में इक्विटी शेयर कैपिटल देखना होगा, 20% से ज़्यादा अगर होल्ड कर रहे हो तो तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर फर्म और एओपी के केस में तुम्हें देखना होगा कि तुम मोर देन 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होल्ड कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर किसी इंडिविजुअल का बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसके वजह से क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? रेमुनरेशन मिल रहा है, उसके वजह से स्पाउस को एम्प्लॉय किया गया है, स्पाउस को एम्प्लॉय किया गया है, उसकी वजह से एम्प्लॉय किया गया है और पाउस को क्या मिल रहा है? रेमुनरेशन मिल रहा है, रेमुनरेशन। ठीक है, और पाउस का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो रेमुनरेशन उसे मिल रहा है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहना चाहिए वो क्वालिफिकेशन नहीं है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, नहीं है। नो टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नो। फिर भी रेमुनरेशन मिल रहा है, फिर भी रेमुनरेशन मिल रहा है। तो किसी इंडिविजुअल का जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बिजनेस में और उसके वजह से उसने स्पाउस को एम्प्लॉय किए है और स्पाउस को भी रेमुनरेशन मिल रहा है और
उस रेमुनरेशन लेने के लिए उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी उतना रेमुनरेशन मिल रहा है, तो उस केस में जितना रेमुनरेशन स्पाउस को मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा किसके हैंड पर? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। अंडरस्टूड द पॉइंट? इंडिविजुअल। संदीप समझ गए ये पॉइंट क्या बोल रहा था संदीप? अच्छा, एग्जाम्पल देख लो। प्रमित बुझते हो? प्रमित किए लो प्रमित की घूमेंगे नाকি? আছি স্যার আছি বুঝতে পারছি अच्छा, एग्जाम्पल देखे ना। एग्जाम्पल, मिस्टर कपूर हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मिस्टर कपूर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसमें? इन पैरामाउंट लिमिटेड। पैरामाउंट लिमिटेड में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। दैट मीन्स मिस्टर कपूर इज होल्डिंग मोर देन 20% ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा, मिस कपूर, देखो इधर क्या लिखा है, देखो मिसेस कपूर इज एम्प्लॉयड बाय पैरामाउंट लिमिटेड। वो भी पैरामाउंट लिमिटेड में काम कर रहा है, ठीक है, विदाउट एनी टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है टू जस्टिफाई द रेमुनरेशन। उसे जितना रेमुनरेशन मिल रहा है उसे लेने के लिए उसे अ, लेने के लिए उसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो वो सैलरी जितना मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? मिस्टर कपूर। वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कपूर। अंडरस्टूड द पॉइंट? अच्छा, उसके बाद आ जाओ। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये पॉइंट क्या बोल रहा है? আচ্ছা, এটা পড়ে বলো, নিজেরা পড়ে বলো এটা কি বলতে চাইছে, নিজেরা পড়ে বলো, खुद से पढ़ो और मुझे बोलो क्या बोलना चाह रहा है ये पॉइंट। और एग्जाम्पल में भी, एग्जाम्पल से भी बोलो, एग्जाम्पल देखकर बोल सकते हो क्या बोलना चाह रहा है। बोलो। बुद्धदेव बोलो, बुद्धदेव। सर इसमें कह रहा है कि सर भले जो इनकम जो आ रहा है हम्म अपना स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं, हम्म ठीक है ना सर? हम्म तो फिर भी उसका जो टैक्स टैक्स जो उसको भरना पड़ेगा, मतलब वो एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहे हैं सर। बोलो। मिस्टर निवेदा का जिसका जो बिल्डिंग है 50 लाख का, हम्म वो रेंट आउट में दिया हुआ है, हम्म जिसका मंथली रेंट 10,000 करके हम्म आता है। और वही चीज उसका वाइफ को वो ट्रांसफर कर देता है, ना हम्म कि वो बिल्डिंग ट्रांसफर करता है। तो फिर वो जो इनकम जो एट द ईयर का जो 1,20,000 होता है, हम्म वो चीज जो टैक्सेबल हो जाता है निवेदा का
अकाउंट से, क्योंकि उसका नाम पे बिल्डिंग है। ठीक। ये जो सर ये तो आगे वाला जो बताए थे आप, उस हिसाब का ही है वो तो। हाँ, ये जो फर्स्ट पॉइंट था उस हिसाब से ही है। ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये सिर्फ ये आउटसाइडर के लिए था, आउटसाइडर के लिए था। अच्छा, और ये किसके लिए है? सिर्फ, ये सिर्फ स्पाउस हाउस के के लिए। लिए। अगर तुम इनकम ट्रांसफर करते हो हाउस को, कौन सा इनकम? जो इनकम एसेट से हो रहा है, और जो इनकम तुम ट्रांसफर कर रहे हो वो इनकम, उस इनकम से बदले तुम कुछ भी नहीं ले रहे हो, विदाउट कंसिडरेशन। जो इनकम तुम ट्रांसफर कर रहे हो उसके बदले कुछ भी नहीं ले रहे हो, और तुम इनकम ट्रांसफर कर रहे हो स्पाउस को। सर लेकिन रेंट आउट हुआ है ये पता है सर, हम्म। लेकिन किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका पता कैसे चलेगा उन लोगों को जिन्होंने अ, टैक्स काट। हो सकता है कि तुमने तो एग्रीमेंट बना लिए, सपोज जी। किसी ने एग्रीमेंट बना लिए टेनेंट के साथ, हाँ, और बैंक अकाउंट उसने दिया है किसको? किसका बैंक अकाउंट? स्पाउस। स्पाउस का बैंक अकाउंट दिया है। बोल रहा है कि इस बैंक अकाउंट में रेंट ट्रांसफर कर देना। अंडरस्टूड द पॉइंट? जी सर। सर ये एडिक्वेट कंसिडरेशन, उसका मतलब क्या है सर? सफिशिएंट नहीं है। सपोज मैंने तुमको एक लैंड ट्रांसफर किया है, उसका जी सर। मार्केट वैल्यू है 50 लाख। सपोज मैंने जी। तुमसे सिर्फ 1 लाख चार्ज किया है। हो सकता है तुमने मुझे 1 लाख ही पे किए हो, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू है 50 लाख। सो ये जो कंसिडरेशन तुम मुझे पे किए हो ये एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। अच्छा। जितना मार्केट चल रहा है उससे कम अगर पे करोगे तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है। जी। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सॉन्स वाइफ विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा, ये अभी जो पॉइंट कवर किया गया है ये पॉइंट उसी पॉइंट है, सेम पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे किसको ट्रांसफर किया जा रहा है? सॉन्स वाइफ को। वहाँ पे किसको ट्रांसफर किया गया था? स्पाउस को। यहाँ पे सॉन्स वाइफ को। अगर इनकम सॉन्स वाइफ को ट्रांसफर किया जाता है, उससे बदले, उसके बदले में कुछ भी नहीं लिया जाता है, या फिर कुछ लिया जाता है लेकिन सेम नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, तो उस केस में टैक्स भरना पड़ेगा इंडिविजुअल को जिसने ट्रांसफर किया है सॉन्स वाइफ को, सॉन्स वाइफ को। अंडरस्टूड द पॉइंट? अच्छा, लास्ट पॉइंट ऑफ क्लबिंग प्रोविजन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लबिंग प्रोविजन। एक को इनकम रिसीव हो रहा है, दूसरे को टैक्स देना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ प्रोविजन, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम। और ये जो लिखा है ये सब क्लबिंग प्रोविजन है। अगर कुछ लिख, अगर कुछ रूल्स बनाओगे वो है प्रोविजन। ये सारा क्लबिंग प्रोविजन है, रूल्स है ना।
इनकम टैक्स में लिखा है। अच्छा, उसके बाद माइनर्स चाइल्ड्स इनकम। माइनर्स चाइल्ड को कुछ इनकम मिलता है, तो वो इनकम के ऊपर कौन टैक्स भरेगा? फादर भरेगा या फिर मदर? बोलो कॉन्सेप्ट, फादर सर। बोलो। फादर? जी सर। नहीं, माइनर चाइल्ड इनकम, माइनर चाइल्ड इनकम। पहले तो बोलो माइनर चाइल्ड मतलब क्या है, माइनर मतलब क्या है? माइनर सर बिलो द एज ऑफ 18 सर। लेस देन एज हाँ। ऑफ 18, 18 ईयर से कम है। तो माइनर को इनकम मिलता है, तो वो किसके हाथ पर टैक्सेबल होगा? पेरेंट्स से आते हैं। पेरेंट तो एक इधर फादर है और उधर मदर है, तो फादर मदर में से किसके हैंड पर टैक्सेबल होगा? सर जो इनकम रिसीव कर रहे हैं सर। नहीं, जिसका बैंक अकाउंट दिया हुआ है क्या? हाँ। नहीं। हो सकता है कि माइनर के नाम पर एक तुम्हारा एफडी बनाया गया है, माइनर के नाम पर एक एफडी बनाया गया है, तो उस केस में तो एफडी का जो इंटरेस्ट होगा तो माइनर के ही नाम पर रहेगा, किसी के तो बैंक अकाउंट में जाएगा नहीं, तो उस केस में क्या होगा? ऐसा नहीं है। फादर मदर जिसका इनकम ज़्यादा होगा, इट विल बी इट वुड बी क्लब्ड clubbed clubbed in the hands of in the hands of in the hands of parents, in the hands of parents whose income जिसका इनकम is आया। higher, जिसका इनकम सबसे ज़्यादा है, जिसका इनकम ज़्यादा है, जिसका इनकम ज़्यादा है, उसी को टैक्स भरना पड़ेगा। उसी को उसी के इनकम के साथ ये इनकम जोड़ दिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? जी सर। अगर वो माइनर चाइल्ड को अगर वो माइनर चाइल्ड को कुछ इनकम मिलता है, इनकम होता है, क्या अप्लाई करके क्या अप्लाई करके उस माइनर चाइल्ड को अगर इनकम होता है, क्या अप्लाई करके? बाय अप्लाइंग नॉलेज। अगर उसे कुछ इनकम होता है, अगर वो माइनर चाइल्ड को इनकम होता है, इफ द माइनर चाइल्ड गेट्स money or earns money, if the minor child earns money by applying skill, knowledge, talent, तो उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? माइनर चाइल्ड ही टैक्स भरेगा।
अगर माइनर चाइल्ड को इनकम होता है क्या अप्लाई करके, नॉलेज अप्लाई करके, स्किल अप्लाई करके, टैलेंट अप्लाई करके, तो वो अमाउंट जितना पैसा मिला है, जितना इनकम हुआ है, वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ, किसके हाथ पर, इन द हैंड्स ऑफ माइनर चाइल्ड। yes understood the point। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। नॉर्मली माइनर को जो पैसा मिलता है, जो माइनर के नाम पर जो इनकम होता है, वो टैक्सेबल होता है पेरेंट के हाथ पर, इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट, जिसका इनकम ज़्यादा है। नॉर्मल है, ये नॉर्मल प्रोविज़न है, ठीक है, नॉर्मल रूल है। अगर वो इनकम किया जाता है माइनर से, स्किल अप्लाई करके, नॉलेज अप्लाई करके, टैलेंट अप्लाई करके, तो वो इनकम पेरेंट के हाथ पर टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टूड द पॉइंट। नॉलेज अप्लाई करके, स्किल अप्लाई करके, टैलेंट अप्लाई कर, तो पेरेंटर इट विल नॉट बी क्लब्ड, नॉट बी क्लब्ड, ये इनकम क्लब नहीं किया जाएगा। क्लब्ड मतलब पेरेंट के हैंड पर जोड़ा नहीं जाएगा, उसका जो इनकम है उसके साथ जोड़ा नहीं जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। दिस चैप्टर डन, दिस चैप्टर इज ओवर, दिस चैप्टर इज ओवर। अच्छा, उसके बाद और कौन सा चैप्टर है, क्लबिंग प्रोविजन। আচ্ছা, আজকে জাস্ট স্টার্টিংটা করে দিই। চ্যাপ্টার 10, চ্যাপ্টার 10 অ্যাডভান্স ট্যাক্স। नॉर्मली टैक्स कब पे किया जाता है, टैक्स पे किया जाता है नॉर्मली असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में क्या होता है, प्रीवियस ईयर में एसएससी, टैक्स पेयर, या फिर पर्सन बोलो, इनकम करते हैं। पर्सन, टैक्स पेयर, एसएससी, जो भी बोलो, इनकम करते हैं। और टैक्स पे किया जाता है असेसमेंट ईयर में, टैक्स रिटर्न फाइलिंग किया जाता है असेसमेंट ईयर में। और पर्सन, इंडिविजुअल, पर्सन बोलो, एसएससी बोलो, टैक्स पेयर बोलो, जो भी हो, अर्निंग करते हैं प्रीवियस ईयर में। मतलब प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर टैक्स पे किया जाता है असेसमेंट ईयर में, और रिटर्न भी फाइलिंग किया जाता है। अंडरस्टूड द पॉइंट। अच्छा, ये है नॉर्मल प्रोविजन। लेकिन अगर किसी पर्सन का, अगर किसी पर्सन का एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, अगर किसी पर्सन का एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या फिर उससे ज़्यादा है, अगर किसी पर्सन का
एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, एस्टिमेट करना होगा। एस्टिमेट कब करोगे? अप्रैल मंथ में एस्टिमेट करोगे। अप्रैल मंथ में एस्टिमेट कब किया जाता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर तुम अप्रैल मंथ में ही एस्टिमेट कर लोगे कि मेरे इस साल इतना इनकम होगा, तो मुझे मेरा जो टैक्स होगा वो इतना होगा। अगर तुम एस्टिमेट कर लेते हो और वो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा हो जाता है या फिर 10,000 हो जाता है, इक्वल टू है ना, इक्वल ग्रेटर देन, अगर वो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या फिर उससे ज़्यादा होता है, तो क्या पे करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स मतलब जिस ईयर में तुम इनकम कर रहे हो उसी ईयर में टैक्स पे करना। जिस ईयर में तुम अर्न कर रहे हो उसी ईयर में टैक्स पे करना को बोला जाता है एडवांस टैक्स। नॉर्मल प्रोविजन तो याद है। नॉर्मल प्रोविजन क्या होता है? जो एक प्रीवियस ईयर में इनकम किया जाता है और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे किया जाता है एंड रिटर्न भी फाइलिंग किया जाता है। लेकिन अगर किसी पर्सन का इनकम के ऊपर जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना होगा। मतलब जिस ईयर में तुम इनकम कर रहे हो उसी ईयर में टैक्स पे करना होगा। मतलब प्रीवियस ईयर में ही तुम्हें टैक्स पे करना होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? अच्छा, एक पर्सन को छूट दिया गया है, मतलब सीनियर सिटीजन है, किसे किसे वो एग्जाम्शन दिया गया है, मतलब किसे वो प्रोविजन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए एक्सेप्शन है, तो जो अभी बोला गया है ना, हर पर्सन को करना पड़ेगा, उसी का एक्सेप्शन है। एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा हर पर्सन को, उसी का एक्सेप्शन है। एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स और उससे ज़्यादा है, मतलब जो सीनियर सिटीजन है, जो पर्सन रेसिडेंट तो है, जो यहाँ पे इंडिविजुअल बोलेंगे, जो इंडिविजुअल रेसिडेंट तो है, उसके साथ ही साथ सीनियर सिटीजन भी है। तो उस पर्सन का इनकम और एक चीज देखना पड़ेगा, उस पर्सन का इनकम बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, तो उसे एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। देयर आर 3 पॉइंट्स। इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, सेकंड पॉइंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए, और उसका कुछ बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं होना चाहिए। तो एक सीनियर सिटीजन जो कि रेसिडेंट है और जिसका बिजनेस प्रोफेशन से कुछ भी इनकम नहीं है, उस हेड में कुछ भी इनकम नहीं है, तो को रेसिडेंट सीनियर सिटीजन अगर उसका टैक्स लायबिलिटी, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है, फिर भी उसे एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीनियर सिटीजन जिसका बिजनेस प्रोफेशन का इनकम नहीं है और रेसिडेंट है, उसे एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट? अच्छा, दिस इज लास्ट फॉर टुडेज क्लास, ड्यू डेट। तो एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करना है,
मतलब जिस ईयर में अर्न कर रहे हो, तो कब कब पे करना है। देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा है? 15 जून। 15 जून से पहले या फिर 15 जून तक कितना पे कर देना चाहिए? फिफ्टीन परसेंट पे कर देना चाहिए। तुम्हारा जो एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी है, सपोज तुम्हारा एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी है 24,000, तो उसका 50% पे कर देना चाहिए 15 जून के अंदर, और 15 सितंबर के अंदर पे कर देना चाहिए 45%, और 15 दिसंबर के अंदर पे कर देना चाहिए 75%, और 15 मार्च के अंदर पे कर देना चाहिए 100%। मतलब ये 24,000 पूरा पूरा पे हो जाना चाहिए। ये 24,000 क्या है? एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है। तो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी तुम प्रीवियस ईयर में ही पे करोगे, इसी हिसाब से पे करोगे। प्रीवियस ईयर का जो डेट है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, इसी हिसाब से पे करना होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? और किसे पे करना नहीं होगा? सीनियर सिटीजन को, जो कि एक रेसिडेंट है एंड उसका कोई बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद देखेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट। ঠিক আছে, কারো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে জিজ্ঞেস করো, না তো আমি এন্ড করব। আচ্ছা, বুদ্ধদেব उस आईडी से ज्वाइन करो। जी सर, जी सर। ठीक है।